हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू क्लास। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है? लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है? जिसको चाहते हो, जिसको चाहने की इच्छा करते हो, क्या वो तुम्हें मिल पा रहा है? आई विश कि आप जो चाहते हो वो आपको मिले। मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आप लोग चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए आईआईटी में, एनआईटीज में, मेडिकल में, आपके बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आए। ऐसा तो नहीं कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा भी हो जिसको ऐसा लग रहा हो कि ये सब तो चलिए बात की बात है, पहले जिसको बचपन से चाह रहे पहले वही मिल जाए। तो बेटा, अपनी चाहत जो कुछ भी है उसको साइड में रखो। इस समय आपकी चाहत होनी चाहिए आपके अगर आप 11th में हो, अगर आप 12th में हो, आप 13 में हो, तो आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो जेई मेंस और एडवांस आपका टारगेट होना चाहिए, आपको ये फोड़ना है एग्जाम। और अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो नीट एग्जाम आपको फोड़ना है। यही आपकी क्या होनी चाहिए, पहली और आखिरी ख्वाहिश। थोड़े टाइम इंटरवल के लिए, 1-2 साल के लिए, अगर आप 11th में हो तो 2 साल, 1 साल के लिए, एक 11th में हो तो 2 साल के लिए अपनी ये इच्छा थोड़ा ये बना लो। अगर 12th में हो तो 12th जब तक हो 12th के साथ ही निकालो, कोशिश करो। तो कुल मिला के बात यह है, छोटा छोटा मोटा मोटा और छोटी मोटी बात यह है कि जैसे देखा नहीं आपने घोड़े को, तो घोड़े के यहाँ पे बांध दिया जाता है, देखा होगा, पट्टा बांधा जाता है आंखों पे इस तरीके से। मेरी तरफ मत देखो, मैं घोड़ा नहीं हूँ। ऐसे बांधा जाता है, क्यों बांधा जाता है? कि घोड़ा आगे देखे, इधर उधर किसी और घोड़ी को देख के, मतलब किसी और को देख के वो विचलित ना हो जाए। तो इस समय आपको क्या करना है बेटा, सुबह उठते ही आने वाले टाइम तक, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ऐसे आप बांध लो कपड़ा। अब ऐसा नहीं कि घर में घूम रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर कोचिंग जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कपड़ा बांध के कर रहे हैं। मतलब दिमाग में अपने ये कपड़ा बांध दो कि ये मैंने एक कपड़ा बांधा हुआ है, मैं इधर उधर नहीं दिखूंगा। चाहे कुछ भी, कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी कितनी भी फालतू की बात करे, कुछ भी करे, मुझे अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। मेरा एक एम है, जब तक मुझे वो एम नहीं मिल जाता तब तक के लिए मैं अपने आप को डाइवर्ट नहीं करूंगा, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करूंगा। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, जब प्रिपरेशन होती है वो पूरा का पूरा होता है माइंड गेम। और जब तक आपका आपके माइंड पे कंट्रोल है तब तक आपका सिलेक्शन कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। और जिस दिन आपने अपना कंट्रोल अपने माइंड से हटा दिया, उस दिन तो बेटा फिर समझ ही जाओ, फिर तो क्या कुछ हो नहीं सकता। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। काफी कुछ ज्ञान दे दिया। आज का लेक्चर है हमारे पास वेव और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ये हमारे पास जो लेक्चर सीरीज आ रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें हमारा है लेक्चर नंबर 17। तो बेटा, इससे पहले कि आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, एक छोटा सा रिवाइज कराऊंगा। लिख के रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ एक कहानी सुना रहा हूँ, कहानी की तरह सुन लो। जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने पहला मॉडल पढ़ा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद हमने पढ़ा बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में एक दिक्कत थी कि बोहर जो मान के चल रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। उन्होंने अपना पूरा जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो पूरा का पूरा बेस्ड है द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाई दो हाइपोथेसिस, एक आ गई हमारे पास डी ब्रोई हाइपोथेसिस और दूसरी आ गई हमारे पास हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी। तो डी ब्रोई क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक वेव नेचर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कैसा है, कंसिडरेबल है। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कंसिडरेबल वेव नेचर है। और हेजनबर्ग ये कहता है कि आप किसी भी माइक्रो, बेसिकली उन्होंने क्या दिया था, एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए कहा था हेजनबर्ग ने कि एक माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट का आप पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इलेक्ट्रॉन से अगर आप इसको समझोगे, अब आगे आने वाला जो हमारा क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल है वो इस चीज पे बेस्ड है। पहली चीज, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर है, कैसा मोशन है इलेक्ट्रॉन का, वो है वेव नेचर। ये किस क्या लेके चल रहा है, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को लेके चलता है। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, मोशन का कैसा नेचर है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। दूसरा, जो क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल है वो ये मान के चलता है कि अब हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं डिफाइन कर सकते। ये किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर जगह, एटम के किसी पर्टिकुलर जगह में इलेक्ट्रॉन होगा, उस पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। फिर से सुन लो, इलेक्ट्रॉन की मैं एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकता। मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होने की प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकता हूं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना
तो मैं आपका टीचर अंकित सक्सेना, ये है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 17, जिस टॉपिक का नाम है क्वांटम ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर मीन्स एडवांस और नीट, तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम जो मॉडल पढ़ने वाले हैं उस मॉडल का नाम है क्वांटम ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल। और हमें क्या पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं इसके पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है, वो फर्स्ट पोस्टुलेट्स ये है कि ये मॉडल दिया किसने है ना। तो हम यहां लिखेंगे क्वांटम ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल proposed by Schrödinger एंड हेजनबर्ग। तो हेजनबर्ग और श्रोडिंगर ने क्या करा है, क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल को प्रपोज करा। दूसरा इसमें पॉइंट लिखेंगे, द एग्जैक्ट position of electron inside the atom cannot determine। जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है बेटा इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर, हम उसको डिटरमिन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, द फाइंडिंग probability of electron at a particular position can be determined। हम क्या डिटरमिन कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे। ओके, अब इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे मिलता है उस जगह को उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा ऑर्बिटल्स के अंदर। तो आगे लिखेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ऑर्बिटल्स के अंदर। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑर्बिटर। तो मैं यहाँ पे एक ऑर्बिटर की डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हाट इज ऑर्बिटर? सो ऑर्बिटर इज ए 3D स्पेस, 3D रीजन इन ए स्पेस। लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्बिटर क्या है, ऑर्बिटर हमारा एक 3D रीजन है इन अ स्पेस, स्पेस के अंदर। 3D रीजन इन ए स्पेस वेयर finding probability of electron is maximum। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, फटाफट 3 पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए वो मैं बता देता हूँ। जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, जिसका दूसरा नाम है वेव मैकेनिकल मॉडल, ये सबसे पहले दिया किसने, ये हमें दिया है श्रोडिंगर ने और हेजनबर्ग ने। इस पर दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता सकते इनसाइड द एटम, वी कैन ओनली डिटरमिन द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए सर्टेन पोजीशन। अब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो होता है उस जगह को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटर बोलते हैं। तो ऑर्बिटर की डेफिनेशन में क्या बताइए कि ऑर्बिटर इज ए 3D रीजन इन ए स्पेस वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन inside the atom around the nucleus is just like 3D स्टैंडिंग वेव। तो ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, कैसा होगा बेटा, 3D स्टैंडिंग वेव की तरह होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है 3D स्टैंडिंग वेव। तो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, क्या बताया था, व्हेन अ वेव ऑक्सिलेट बिटवीन द फिक्स पॉइंट। जब कोई वेव बेटा ऑक्सिलेट करती है दो फिक्स पॉइंट के बीच में,
तो उसको हम बोलते हैं 3D स्टैंडिंग वेव। यहाँ देखो आप, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट दिखाए, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेव है, दैट वेव इज लाइक अ 3D स्टैंडिंग वेव। तो यहाँ पे वेव हमारी कैसी है, 3D स्टैंडिंग वेव है। तो डेफिनेशन क्या होगी 3D स्टैंडिंग वेव की, व्हेन द मोशन ऑफ अ वेव, या फिर आप कह सकते हो व्हेन द वेव ऑक्सिलेट बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट। दो फिक्स पॉइंट के बीच में अगर हमारी वेव क्या कर रही है, ऑक्सिलेट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे 3D स्टैंडिंग वेव। तो जब मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ 3D स्टैंडिंग वेव को। अगर आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहते हो तो आपके घर में जाओ, घरों की छतों पे दे आओ, छतों पे जाके बेटा कुछ और मत देखना, छत पे जाके सिर्फ वो पोल देखना जिन पोल के बीच में रस्सी बंधी है, जहाँ पे आपके कपड़े सुखाए जाते हैं। उन रस्सी को थोड़ा सा आप नीचे की तरफ खींचो और छोड़ दो। जो वो रस्सी है वो ऑक्सीलेट करना स्टार्ट करती है, और जो ऑक्सीलेशन होता है उस रस्सी का, दैट इज जस्ट लाइक अ 3D स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो आप छत पे जाओ, अगर ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हो तभी छत पे जाना बेटा, वरना जाने की जरूरत नहीं है। वरना अपनी पढ़ाई करो नीचे अपने कमरे में बैठ के, अपने घर के अंदर बैठ के। ठीक है, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा तब घूमना छतों पे। तो हम क्या बोल रहे हैं, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, या फिर हम बोल सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इज जस्ट लाइक अ 3D स्टैंडिंग वेव। और 3D स्टैंडिंग वेव क्या होती है वो मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पे देखिए कुछ नोट करके मैं लिखवाता हूँ, नोट करके क्या लिखवाता हूँ, फॉर ईच वेव, for each wave we can define the wave function, we can define the wave function। तो बेटा हर एक वेव के लिए हम क्या करते हैं, हम वेव फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ए वेव मोशन इज नोन एज अ वेव फंक्शन। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेव मोशन, वेव के मोशन की जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है इज नोन एज उसी को हम बोलते हैं बेटा वेव फंक्शन। समझ में आया? तो वेव के मोशन की जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है उसी को हम बोलते हैं वेव फंक्शन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वेव फंक्शन से फायदा क्या होगा। अब हम ये समझते हैं कि वेव फंक्शन से हमें फायदा क्या होगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, बहुत कलर है हमारे पास। ठीक है, इतने कलर हैं कि रंग बिरंगे कलर में हम लिख सकते हैं। तो वेव फंक्शन का बेटा फायदा क्या है ये समझो। द वेव फंक्शन, द वेव फंक्शन contains all the characteristics related to wave। जो वेव फंक्शन होता है वो क्या करता है, वेव से रिलेटेड जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रखेगा। अब बच्चों के दिमाग में फिर क्वेश्चन आएगा कि सर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, अरे भैया सब पढ़ा चुके हैं आपको, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ाए थे भैया, आपको पढ़ाए थे, हम टाइम पीरियड पढ़ाए थे, हम आपको क्या पढ़ाए थे, हम आपको फ्रीक्वेंसी पढ़ाए थे, और क्या पढ़ाए थे, हम आपको एम्पलीट्यूड पढ़ाए थे, और क्या पढ़ाए थे भैया, हम आपको पढ़ाए थे भैया वेव लेंथ भी पढ़ाया था, वेव नंबर भी पढ़ाया था हमने आपको, वेव नंबर। ठीक है, अब मैं समराइज कर रहा हूं जो मैंने नोट करके लिखवाया कि हर एक वेव के लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, वेव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो मैथमेटिकल एक फॉर्म होती है किसी भी वेव के मोशन की। अब वेव फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि वेव फंक्शन उस वेव की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जैसे कि वेव का टाइम पीरियड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेव लेंथ कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है, वेव नंबर कितना है, वेव की स्पीड, स्पीड भी लिख लो यहाँ पे, स्पीड, ये सब बता देता है वेव फंक्शन। अब आपको हम एक डायग्राम से समझाते हैं। सपोज करो ये हमने लिया अपना एक्स एक्सिस और ये हमने लिया अपना वाई एक्सिस, और ये मैंने दिखा दी एक वेव के मोशन। ठीक है, तो बेटा हमने दिखाया यहाँ पे जो वेव, यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस पे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे मैं एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और एक्स पे क्या दिखा रहे हैं, एक्स पे हम बता रहे हैं डिग्री ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब देखो एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है बेटा 1, यहाँ पे कितना है 180 डिग्री पे कितना हो गया 0, फिर कितना हो गया -1, फिर कितना हो गया 360 पे 0। तो ये बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं, जो मैंने आपको एक फॉर्म बना के दी है, ये वेव है,
इस वेव की अगर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखो तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये इस वेव के मोशन की इक्वेशन है। ये क्या है? ये इस पर्टिकुलर वेव के मोशन की इक्वेशन है, वेव मोशन इक्वेशन। ये क्या है बेटा? वेव के मोशन की इक्वेशन। अगर ये वेव के मोशन की इक्वेशन है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? मैं इसको बोल सकता हूँ वेव फंक्शन। अगर ये वेव फंक्शन है तो इसके अंदर क्या होगा? वेव कंटेन्स ऑल वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, कंटेन ऑल वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अब आपसे कोई पूछेगा कि इसका एम्पलीट्यूड बताओ, इसकी वेवलेंथ बताओ, टाइम पीरियड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, स्पीड बताओ, वेव नंबर बताओ, तो आप सब बता सकते हो। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम किसी भी वेव के मोशन के लिए क्या लिख सकते हैं? उसका एक वेव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और जो वेव फंक्शन होगा वो क्या करेगा? वेव के हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय द वेव। ठीक है, तो अभी तक हमने बेटा क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज कराएंगे। सबसे पहले क्वांटम मॉडल किसने दिया? हेजनबर्ग ने दिया है और श्रोडिंगर ने दिया। तो हाईलाइट कर देता हूँ, श्रोडिंगर और हेजनबर्ग ने। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन की आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, तो आप इलेक्ट्रॉन का क्या बता सकते हो? आप इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जिस जगह पे मिलेगा उस जगह को हम क्या बोलेंगे? उस जगह को हम बोलेंगे ऑर्बिटर। और ऑर्बिटर 3D वो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। फिर उन्होंने बोला जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस कैसा होगा? 3D स्टैंडिंग वेव की तरह होगा। अब ये सब चीजें हमने पढ़ाई आपको एक्स्ट्रा में, ठीक है? अगर आप नोट करना चाहो नोट करो, नहीं करना चाहो मत करो। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे देखो, पॉइंट नंबर 4 के बाद अब हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 के बाद लिखिए पॉइंट नंबर 5। क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल में लिखो पॉइंट नंबर 5। श्रोडिंगर ने क्या करा? श्रोडिंगर ने डिटरमाइन कर लिया द वेव फंक्शन ऑफ ए बाउंड इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे हम श्रोडिंगर determine the wave function of bound electron inside the atom। बेटा देखो यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एटम के अंदर है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एटम के अंदर बाउंडेड है, मतलब वो एटम से बाहर नहीं जा सकता। तो वो इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है, जो कि एटम से बाहर नहीं जा सकता, उसके लिए इन्होंने क्या करा? वेव फंक्शन को डिफाइन करा। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है क्या सर इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर कभी भी नहीं जा सकता? जा सकता है, अगर आप उसे आयोनाइजेशन एनर्जी दे दो। अगर आप इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एटम से बाहर चला जाएगा। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में है तो आप वहां पे सेपरेशन एनर्जी सप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन अभी भी एटम से बाहर चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने वर्ड जो डिफाइन करा है बाउंड इलेक्ट्रॉन। इस बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट एटम की जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा था उसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। जब इन्होंने ये इक्वेशन ड्राइव की है उस समय इलेक्ट्रॉन ने अपनी ऑर्बिट को चेंज नहीं करा है। समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे फिर से समझाता हूँ, थोड़ा समझ लो। देखो ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये एटम की क्या आ गई बेटा? ये एटम की आ गई हमारी ऑर्बिट, ठीक है? अब ये देखो, अब ये हमारे पास सपोज करो मैं एक और ऑर्बिट बना देता हूँ एटम की, तो मैंने एटम की दूसरी ऑर्बिट बना दी, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया। सपोज करो ये दूसरी और जो ऑर्बिट है उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है? होगा ये कोई भी एटम होगा, हमें इसमें नहीं जाना है। सपोज करो श्रोडिंगर ने क्या करा? श्रोडिंगर ने इस इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन डिफाइन करी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन डिफाइन करा। जब श्रोडिंगर ने इस इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन डिफाइन करा उस समय ये इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा था? उस समय ये इलेक्ट्रॉन कैसा था बेटा? बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन ने अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करा, ऑर्बिट चेंज नहीं करा, ठीक है? समझ में आ गया? अब इन्होंने श्रोडिंगर ने जो बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन डिफाइन करा उसकी मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूं। वो इक्वेशन क्या डिफाइन करिए देखो, del 2 psi over del x square plus del 2 psi over del y square plus del 2 psi over del z square plus 8 pi square m e minus v psi is equal to 0 divided by h square। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, एक बार ये लिखना। ये बेसिकली क्या है पहले हम बता देते हैं। दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारे पास?
वेव फंक्शन इक्वेशन ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूं। तो हमारे जो श्रोडिंगर थे, उन श्रोडिंगर साहब ने क्या करा बेटा, श्रोडिंगर साहब ने बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन डिफाइन करा। वेव फंक्शन को क्या करा, वेव फंक्शन को डिफाइन करा। और कैसे डिफाइन करा, देखो कैसे डिफाइन करा। इन्होंने बोला जो इक्वेशन होगी दैट इज, वेव फंक्शन की जो इक्वेशन होगी दैट इज डेल टू शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू शाई इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से हम इसे इज्जत देंगे, और इज्जत देने के लिए हम इसको एक बॉक्स में बंद करेंगे। बेटा देखो मैंने यहाँ पे इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। तो द अबव इक्वेशन, दिस इक्वेशन आप यहाँ लिख सकते हो, द अबव इक्वेशन is known as, the above equation is known as Schrodinger इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ आप लिख भी लो, श्रोडिंगर इक्वेशन है वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं रेड कलर के लिखूंगा, उसको हाईलाइट कर दूंगा। द श्रोडिंगर इक्वेशन is a second order partial differential equation। जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, जिस यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि श्रोडिंगर इक्वेशन इज ए विच टाइप ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल, सेकंड ऑर्डर पार्शियल, थर्ड ऑर्डर पार्शियल, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रख लो। या फिर हो सकता है जो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें हो सकता है एक जगह आपको श्रोडिंगर लिख जाए और दूसरी तरफ आपको क्या दिख जाए, उनका डिफरेंशियल ऑर्डर दिख जाए कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, पार्शियल। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है बेटा, ये होती है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, मैं देखो श्रोडिंगर इक्वेशन को बेटा 2 बार लिख चुका हूं, मैं देखो तीसरी बार लिख रहा हूँ। मैं क्यों लिख रहा हूँ, जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार मुझे याद होगा। तुम लोग बेटा अगर एक बार बोल बोल के याद करोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए इसे, डेल टू शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू शाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है। अगर हम शाई की बात करेंगे तो शाई क्या है बेटा, शाई हमने डिफाइन करा है वेव फंक्शन। शाई हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन। एम है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एच की बात करेंगे, एच हो जाएगा हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट। एच हो गया हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट। अगर हम बात करते हैं ई की, तो ई हो जाएगी हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूनिट भी लिख देता हूं मैं जूल। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू लिख देता हूं 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg। और यहाँ पे देखिए बी, व्हाट इज बी, बी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जूल। ठीक है, तो ये है हमारे पास वेव और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। यही पॉइंट्स हैं इसमें, तो एक बार पॉइंट्स रिवाइज कर लो कि दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय द श्रोडिंगर। वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, वी कैन ओनली डिटरमाइन द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं एटम के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर मिलते हैं। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताया गया अराउंड द न्यूक्लियस इज अ 3D स्टैंडिंग वेव। अगर हम वेव की बात करेंगे तो वेव को, हर एक वेव के लिए एक वेव फंक्शन डिफाइन होता है, उस वेव फंक्शन को बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ए वेव। इसके अंदर क्या होता है, हर एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को मान के चल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड द न्यूक्लियस कैसा है, 3D स्टैंडिंग वेव की तरह है,
तो इसके लिए भी हमें वेव फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो श्रोडिंगर ने क्या करा, इस बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन डिफाइन करा। इस वेव फंक्शन की जो इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। और जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है दिस इज द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, कौन कौन से टर्म्स होते हैं, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब आगे देखो, अभी तक आप देखो 3 बार मैं श्रोडिंगर इक्वेशन लिख चुका हूं, मैं चौथी बार इक्वेशन लिख रहा हूं। देखो बेटा, डेल टू शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू शाई इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया फॉर द बाउंड इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे यहां पे when the above equation is solved for bound electron, जब इस इक्वेशन को बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व किया गया तो हुआ क्या बेटा, हमें सॉल्यूशन क्या है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, अवर जेई सिलेबस, अवर नीट सिलेबस। अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, जब श्रोडिंगर इक्वेशन को बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करा गया, सॉल्व किया गया, करा गया। सो वी गेट थ्री सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें इस इक्वेशन के बेटा कितने सॉल्यूशन मिले, 3 सॉल्यूशन मिले। और जो ये हमारे 3 सॉल्यूशन थे, इन्हीं 3 सॉल्यूशन को हमने बोला अपना प्रिंसिपल, इन्हीं 3 सॉल्यूशन को हमने बोला अपना क्वांटम नंबर। यही 3 सॉल्यूशन को हमने क्या बोला बेटा, क्वांटम नंबर। समझ में आया? ये क्वांटम नंबर कहां से आए? क्वांटम नंबर देखो, क्वांटम नंबर क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर वी कैन डिटरमाइन द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। मतलब क्वांटम नंबर की हेल्प से हम ऑर्बिटर की पोजीशन डिफाइन करते हैं। ऑर्बिटर क्या होता है, ऑर्बिटर हमारा 3D रीजन के अंदर वो स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब क्वांटम नंबर आए कहां से, जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करा, तो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पे 3 सॉल्यूशन हमें मिले। और जो हमारे वो 3 सॉल्यूशन थे, वही 3 सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो गए, हमारे लिए बन गए 3 क्वांटम नंबर। ठीक है, आगे समझ में आया? अब यहाँ पे हेडिंग डालो, अब क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। अब मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा और बताता हूं। बेटा क्वांटम नंबर के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, समझ में आ रही है? क्वांटम नंबर के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। क्यों बनाई है बेटा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी ये बहुत बड़ी हो चुकी है। अभी भी इसमें काफी काफी का मतलब 3-4 टॉपिक बचे हैं, जैसे कि श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर आपको पढ़ाना है मुझे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आरपीडीएफ पढ़ाना है। तो थोड़ा सा हमारा कहना, अभी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी 17 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी और सब लंबा लेंथी हो जाएगा। तो मैंने क्या करा है, क्वांटम नंबर के लिए प्लस हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने इनके लिए क्या बना रखा है बेटा, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको क्या करना है, आपको उस प्लेलिस्ट में जाना है और अपना ये वाला जो टॉपिक है क्वांटम नंबर एंड हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको क्या करना है बेटा, ये आपको यहाँ से वीडियो लेक्चर में कवर करना है। ठीक है, तो अभी क्वांटम नंबर मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना अभी मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए जरूरत है। डिटेल से मैं क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर से सुन लो, पूरा मैं घास काटने वाला हूँ क्वांटम नंबर के ऊपर अभी यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। प्लेलिस्ट का नाम क्या होगा, क्वांटम नंबर एंड हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए एटम। किसी भी एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, उसमें बेटा मैं क्या पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा डिटेल से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो बताएंगे कि अबॉव रूल क्या होता है, हंट्स मल्टीप्लिसिटी रूल क्या होता है, पॉली क्या होता है, n+l रूल क्या होता है। और जितने भी मेंस में और एडवांस में और नीट में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए वो सब मैं यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे जब भी ये प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। जिस समय मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय मैंने अभी तक ये प्लेलिस्ट बनाई नहीं है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा मेरे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद मैं इस प्लेलिस्ट पे काम करने में लग जाऊंगा। ठीक है,
अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि फिर से आ जाओ टॉपिक पे। बहुत मैंने अपना प्रचार प्रमोशन कर लिया, आ जाओ टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि श्रोडिंगर ने एक बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बना दिया, बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन डिफाइन कर दिया। और जब हमने उस वेव फंक्शन, जिसको हमने बोला श्रोडिंगर इक्वेशन, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए, हमें क्या मिले, हमें मिले 3 सॉल्यूशन। अब वही 3 सॉल्यूशन हमारे क्या बन गए, क्वांटम नंबर। तो उन क्वांटम नंबर के नाम होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। दूसरा है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, इसका दूसरा नाम होता है सेकेंडरी। कभी कभी सेकेंडरी नाम से भी आपको दिखता है, कभी कभी एंगुलर नाम से भी बुक में दिख जाएगा, एंगुलर क्वांटम क्वांटम नंबर। कभी कभी सब्सिडरी नाम से भी मिल जाता है, सब्सिडरी, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल एल से। तीसरा क्वांटम नंबर है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। और चौथा होता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। तो अभी आप ये देखो बेटा, आपको जो क्वांटम नंबर थे, कौन कौन से क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आपने डिफाइन करा स्मॉल एन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, स्मॉल एल से एजीमुथल क्वांटम नंबर को और स्मॉल एन से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तो बेटा कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो तीनों क्वांटम नंबर हैं, these are the solution of these are the solution of श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन के क्या है बेटा, ये सॉल्यूशन है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है आज के बाद कि श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके जो क्वांटम नंबर हमें पता चले थे, बताओ कौन कौन से क्वांटम नंबर, तो आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। इसका मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये स्पिन क्वांटम नंबर हमने डिफाइन करा है थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली हमने क्या करा है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर को डिफाइन करा है। ठीक है, फिर से कहानी सुन लो। कहानी क्या है, श्रोडिंगर ने बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन बताया, वेव फंक्शन की इक्वेशन बताई, वेव फंक्शन की इक्वेशन को हमने बोला श्रोडिंगर इक्वेशन। और जब श्रोडिंगर ने इस बाउंड इलेक्ट्रॉन की जो इक्वेशन थी, इसको जब सॉल्व किया, जिसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं, तो हमें क्या मिले, हमें मिले 3 क्वांटम नंबर। वो 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, वैसे क्वांटम नंबर टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर कोई पूछ ले व्हाट इज क्वांटम नंबर, पढ़ाने वाला हूँ बेटा इस वाली प्लेलिस्ट में, इन सबको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। अभी इतना अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको आइडिया लग गया होगा, कोई भी चीज मैं मिस नहीं करता, स्किप नहीं करता। अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं इस लेक्चर सीरीज को लेंथी नहीं बनाना चाहता। ठीक है, चलो अब बेटा देखो, अब हम यहाँ पे समझना है हमें कुछ चीजें। पहली चीज आप ये देखो, जो क्वांटम नंबर है, ठीक है, थोड़ा सा बताएंगे जितना हमें जरूरत है। जो क्वांटम नंबर होता है बेटा, तो क्वांटम नंबर बेसिकली क्या बताता है, क्वांटम नंबर की हेल्प से वी कैन डिफाइन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटम नंबर की हेल्प से हम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं। एन एल एम, एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या है बेटा, ये हमारे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। क्लियर है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये हमने कैसे डिफाइन करा है, थ्योरेटिकली हमने इसको डिफाइन करा है, थ्योरेटिकली डिफाइन। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक एटम का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताऊं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप ये देखो, सबसे पहले क्या मिलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या होता है, शेल होता है। अब बेटा शेल के अंदर हमें क्या मिलते हैं, सब शेल। ध्यान रखना, शेल के अंदर क्या मिलेंगे, सब शेल। और सब शेल के अंदर हमें क्या मिलेंगे, ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। ऑर्बिटल्स के अंदर ही हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ओके, यहाँ ध्यान दो, ऑर्बिटल और शेल
इसको हम डिफाइन करते हैं किससे बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से। सब शेल को हम डिफाइन करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर l से, और ऑर्बिटल्स को हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको चीजें बता देता हूं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर से बता रहा हूं, बहुत डिटेल से नहीं बताने वाला ये सब चीजें, क्योंकि इसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है क्वांटम नंबर एंड हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं बेटा किससे, n के साथ, स्मॉल n के साथ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताएगा साइज ऑफ एटम। ये हमें किस चीज का आइडिया देगा, ये हमें साइज ऑफ एटम का आइडिया देता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, साइज ऑफ, एक मिनट बार बार एक ही चीज को लिख रहा हूँ, साइज ऑफ एटम मैंने लिख दिया। तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ एटम। अब यहाँ देखो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू 1 से शुरू होती है और कहाँ तक चली जाएगी बेटा, इंफिनिटी तक चली जाएगी, ठीक है। जिस एटम के अंदर जितने ज्यादा ऑर्बिट होंगे, जितने ज्यादा शेल होंगे, उतना ही उसका साइज ज्यादा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे सपोज करो मैंने एक यहाँ दिखाया आपको एक एटम, और ये मैंने दूसरे एटम के ऑर्बिट दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है, दूसरे एटम के ऑर्बिट। तो देखो बेटा, दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास n इज इक्वल टू 1, अरे ये तो न्यूक्लियस है, ये हो जाएगा आपके पास n इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो देख रहे हो बेटा, यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू कितनी है, 1, 2 और 3, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1 और 2। तो जैसे जैसे अब n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे हमारे एटम का साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। पहली चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, डिफाइन द साइज ऑफ द एटम, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 1, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 को बेटा हम बोलते हैं k शेल, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। n इज इक्वल टू 2 को बोलते हैं l शेल, n इज इक्वल टू 3 को बोलते हैं m शेल, n इज इक्वल टू 4 को बोलते हैं n शेल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, और यह आपको ये पता होना चाहिए शेल और ऑर्बिट सेम चीज होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ देखो बेटा, ये फॉर्मूले हैं। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू n स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर। सपोज करो कोई आपको बोले फॉर द n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी चीजें, अभी जब मैं सब चीज बता दूंगा ना समझ में आ जाएगा। आप ये देख लो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, याद कर लो। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जब एक बार डिसाइड करा है कि यहाँ पे हम आपको नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे, ये आप चीज याद रख लो। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, अगर कोई आपको दे देगी फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18। चलिए दूसरी हेडिंग डालिए आप, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। तो हमने क्या बोला, हमारे पास क्या होता है बेटा, ऑर्बिट और शेल होते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था, क्या बताया था, सब शेल। तो सब शेल को हम किससे डिफाइन करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताएंगे टाइप ऑफ सब शेल। तो यहाँ पे मैं सब शेल के नाम लिख देता हूँ। सब शेल हमारे पास होते हैं S P D F, ठीक है। S सब शेल के लिए L की वैल्यू होती है 0, P सब शेल के लिए L की वैल्यू होती है 1, D सब शेल के लिए L की वैल्यू होती है 2, और F सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3। सबसे पहले ये ध्यान हो गया, कोई डाउट किसी को। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है हमारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, हमारा सब शेल को बताता है कि सब शेल साइज ऑफ, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब शेल के टाइप ऑफ सब शेल आगे पढ़ाएंगे। जैसे एस होता है स्फेरिकल, पी क्या होता है डम्बल, डी क्या होता है डबल डम्बल, एफ की बात करेंगे तो एफ का शेप क्या है, एफ सब शेल का शेप कैसा होता है, आई थिंक 8 फोल्डेड होता है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है एफ सब शेल, ठीक है।
अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, एल की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होगी और n-1 तक होगी, ये ध्यान रखना। एल की वैल्यू ऑलवेज, यहाँ लिखो ऑलवेज, ऑलवेज एल इज लेस देन एन, हमेशा एल की वैल्यू एन से कम होगी। अब यहाँ देखो कुछ चीजें समझा रहा हूं, समझो। एन की वैल्यू मैंने आपको दे दी 1 2 3, तो बेटा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 गिवन है, तो एल की वैल्यू मैंने बोला 0 से शुरू करो n-1 तक जाओ, तो 0 0 के बाद क्या आएगा 1। एल की वैल्यू क्या होगी, हमेशा n से छोटी होगी, तो एल की वैल्यू को 1 से छोटा होना है, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 1। अगर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 3, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0 1 और 2। 0 का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू 1 है तो 0 का मतलब क्या हो गया, किस टाइप का बेटा सबशेल है, 0 का मतलब हो गया एस सबशेल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1s। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2s 2p, यहाँ हम लिख सकते हैं 3s 3p और 3d। समझ में आ गया, 3s 3p 3d, इसका मतलब जो 3 है वो तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू हो गई 3, s के लिए हमने यूज करा l की वैल्यू 0, p के लिए हमने यूज करा l की वैल्यू 1 और d के लिए हमने यूज करा l की वैल्यू 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लिखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेटा, अगर आपको एजीमुथर क्वांटम नंबर गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो, आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हो। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा 2 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू 2l प्लस 1। कैसे आया, क्या आया, फिर से बता दे रहा हूँ, परेशान मत हो। क्वांटम नंबर एंड हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, बिल्कुल डिटेल से मैंने इसमें अंदर वीडियो बनाए हैं, तो परेशान नहीं होना। जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो अभी बस, क्योंकि जितना समझोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, बाकी वहां से डिटेल में स्टडी करो उस प्लेलिस्ट से, क्या दिक्कत है। अभी आपके पास टाइम भी है तो आप देख भी सकते हो, ज्यादा वीडियो नहीं होंगे उसके अंदर, 8-10 ही वीडियो हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा शायद, उम्मीद है मुझे। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एजीमुथर क्वांटम नंबर की बात कर रहे थे, तो एजीमुथर क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है, सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे पास जो सबशेल होते हैं वो एसपीडीएफ होते हैं, इसके बाद भी होते हैं जैसे एसपीडीएफ, इसके बाद जीएचआई, तो ये सब सबशेल होते हैं। वैसे वैसे ये नंबर बढ़ जाएंगे, पर अभी तक हम देखा जाए तो हमारे पास ये वैल्यू कैसी, ये वैल्यू हमारे पास नोन है, और इसके आगे सबशेल की हमें जरूरत नहीं पड़ी, इसके आगे के सबशेल की जरूरत हमें नहीं पड़ी है। ठीक है, जितने हमारे पास नोन एलिमेंट है, जब हमने उन नोन एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो इन्हीं सबशेल में हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाए थे, तो आगे के सबशेल की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो वहां पे भी आप पढ़ोगे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसका मतलब जो सबशेल है एसपीडीएफ दैट इज सफिशिएंट, अर्थात सफिशिएंट है। तो इसका मतलब एस के लिए जो एजीमुथर क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, पी के लिए वैल्यू होगी 1, डी के लिए वैल्यू होगी 2 और एफ के लिए इसकी वैल्यू होती है 3। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास बेटा, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेसिकली क्या बताता है, ये सबशेल के ओरिएंटेशन को बताता है ना, क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं बेटा, एम से। ठीक है, अब एम की जो वैल्यू होती है, एम की वैल्यू हम शुरुआत करते हैं -l से और +l तक हम जाते हैं। -l से शुरुआत करेंगे एम की वैल्यू, और +l तक हम जाएंगे और 0 इंक्लूडिंग, 0 इसके अंदर क्या है बेटा, इंक्लूडिंग। मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझो, अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये ध्यान रखना। L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू कितनी हो गई 0। अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी -1 0 और 1। अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2 -1 0 1 और 2। समझ में आ रही है बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कैसे मैं कर रहा हूँ। अगर मेरे पास L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 -2 -1 0 1 2 और 3।
तो ये क्या हो गया बेटा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये मैंने आपको पढ़ा दिया एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये बेसिकली हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स के क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है। ये ऑर्बिटल्स के क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो जो मैंने आपको बताया है। क्या बता दिया मैंने आपको, सबसे पहले बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस चीज का आइडिया देगा, शेल का ऑर्बिट का आइडिया देगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, इंफिनिटी तक हो सकती है। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हो। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे, n स्क्वायर होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n स्क्वायर हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें आइडिया देते हैं सबशेल का। तो सबशेल हम पढ़ाने हैं आपको एसपीडीएफ। तो सबशेल अगर हमारे पास एस है तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। बेटा ये वैल्यू फिक्स है। अगर सबशेल एफ लिखा है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 ही होगी। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो, आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हो 2l+1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हो 2 इंटू 2l+1। ठीक है, आगे देखो। अब हम आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो बताते हैं हमें ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू -l से +l तक होती है इंक्लूडिंग 0। तो अगर l इज इक्वल टू 7 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया, आया होगा। चलो मैं कुछ चीजें बताता हूँ, पहले एक बार और पढ़ लो। स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है इसको देख लो। स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा यहाँ देखो, अभी एक जो ये है हमारे पास ऑर्बिटर, इस एक ऑर्बिटर के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप यहाँ लिख भी लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉली रूल भी है, पॉली एक्सक्लूसिव रूल भी ये है कि इन्हें ऑर्बिटर, एक ऑर्बिटर के अंदर इन्हें ऑर्बिटर only 2 electrons can accommodate। एक ऑर्बिटर के अंदर बेटा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हमारे अकोमोडेट कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर स्पिन मैंने क्लॉकवाइज ली है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा स्पिन लेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्यों लेगा, उसका एक रीजन होता है। वो बेसिकली क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करते हैं। ये सब पढ़ेंगे हम क्वांटम नंबर में जब पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमारी क्लॉकवाइज है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो अलग अलग है ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की अगर स्पिन अलग अलग है तो हमने क्लॉकवाइज को बोल दिया +1/2 या +½ बोल सकते हैं इसको। एस +½ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज। और S-½ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है ऑर्बिटर के अंदर वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कोई रूल नहीं है, क्लॉकवाइज को आप -½ को क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो और +½ को आप एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो। पर आपको ये बताना है कि एक ऑर्बिटर के अंदर बेटा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो क्या होगी, स्पिनिंग होगी, वो स्पिन कैसी होगी, अपोजिट होगी। अपोजिट स्पिन इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास जो थंब रूल है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। डिटेल से पढ़ाऊंगा बाद में। ठीक है, तो ये आपके पास क्वांटम नंबर क्या हो गया, खत्म। तो क्या होता है क्वांटम नंबर, अब सुन लो। एक होता है n जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है हमारे पास l जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है m जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक होता है हमारे पास s। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम बता रहे हैं। ठीक है, चलो सपोज करो मैंने n की वैल्यू ले ली 1। तो n के लिए मैंने यहाँ देखो l के लिए क्या बताया, l की वैल्यू हमेशा n से छोटी होगी। इसके बाद मैंने क्या बताया, l की वैल्यू 0 से शुरू होती है, n-1 तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब बेटा अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी हो गई, 0। समझ में आ गया। अब आ जाओ अपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने क्या बताया कि -l से लेके +l तक ये होते हैं और 0 इंक्लूडिंग होता है। इसका मतलब अगर l की वैल्यू 0 है तो बेटा m की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। ठीक है, अगर हमारा L की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। 0 का मतलब हो गया, 0 का मतलब हो गया, ये 0 क्या बता रहा है, 0 बता रहा है m 0 का मतलब क्या हो गया, 1s।
कौन सा ऑर्बिटर है बेटा, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिटर है। ये कौन सा ऑर्बिटर हो गया, 1s ऑर्बिटर हो गया। अब एक ऑर्बिटर के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर दिए। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन माइनस हाफ है। समझ में आ गया क्वांटम नंबर कैसे यूज हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। 1s का मतलब क्या हो गया, 1s का मतलब हो गया n की वैल्यू तो 1, तो s के लिए l की वैल्यू 0। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें बताता हूँ। अगर n की वैल्यू 2 गिवन है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 और 1। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू बेटा 0, तो ये जो ऑर्बिटर बन के आएगा ये ऑर्बिटर आएगा 2s का। ठीक है, इस 2s के लिए n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। s के लिए l की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अगर हमारे पास l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होंगी, -1, 0 और +1। तो कितने ऑर्बिटर बन के आएंगे बेटा, 3। m की जितनी वैल्यू है उतने ही ऑर्बिटर है। m की वैल्यू 1 है तो एक ऑर्बिटर, m की वैल्यू 3 है तो 3 ऑर्बिटर। तो ये हो गया -1, 0, 1। इसका कोई रूल नहीं है, किसी भी ऑर्बिटर को आप 0 बोल सकते हो, किसी भी ऑर्बिटर को आप +1 बोल सकते हो, किसी भी ऑर्बिटर को आप -1 बोल सकते हो। समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा उल्टा चलता हूँ। सपोज करो आपको गिवन है 4d, तो 4d के लिए आपको क्या लिखना है बेटा, क्वांटम नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। ये स्टार्टिंग में जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 4। अब बेसिकली जो d है, ये d क्या रिप्रेजेंट, बेसिकली जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होती है, और साथ में साथ ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये शेल और ऑर्बिट को बताती है। इसका मतलब हम कौन से शेल और ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं। अब जो दूसरा जो हम यहाँ पे लेटर यूज करते हैं, ये बताता है हमें सब शेल को। ये किस चीज का आइडिया देगा बेटा, सब शेल का आइडिया देगा। इसका मतलब डी के लिए एल की सब शेल का आइडिया देगा, और सब शेल का आइडिया हमें किससे लगता है, एजीमुथर क्वांटम नंबर से लगता है। तो डी हमें गिवन है, डी सब शेल के लिए एजीमुथर क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 2। तो इसका मतलब 4d देख के आपको क्या आइडिया लग गया, n इज इक्वल टू 4 और d और l इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया, इतना आइडिया लग गया। कोई डाउट किसी को, किसी को डाउट नहीं। अब देखो बेटा, अगर l की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2। l की वैल्यू कितनी है, 2। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, -2, -1, 0, 1 और 2। m की आपको कितनी वैल्यू मिल रही है, m की आपको 5 वैल्यू मिल रही है। m की 5 वैल्यू मिलने का मतलब है कितने ऑर्बिटर मिलेंगे, हमें 5 ऑर्बिटर मिलेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 5 ऑर्बिटर। ये हमारे पास क्या हो गए, 5 ऑर्बिटर। क्लियर है। चलो अभी मैं और कुछ बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं समराइज कर रहा हूँ उसको। देखो बेटा, एटम, एटम के अंदर क्या है, ऑर्बिट, ऑर्बिट या शेल, शेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर कौन होते हैं, मामू। मामू का मतलब इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ऑर्बिटर और शेल को हम रिप्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, सब शेल के लिए हम यूज करते हैं l, ऑर्बिटल के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑर्बिटल के लिए हम यूज करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन। आई थिंक यहाँ पे किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, देखो इससे और समझ में आ जाएगा। ये देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और 4 ऑर्बिट। ये हो गया हमारे पास n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। ये है हमारा आज का लास्ट थ्योरी वाला पार्ट। इसके बाद 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा और इस लेक्चर को यहीं बाइंड अप करूंगा। n इज इक्वल टू 1, अब फटाफट सब लोग मेरे साथ बोलो, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 एंड 1। 0 का मतलब हो गया बेटा 2s, 1 का मतलब हो गया 2p। अगर मैं यहाँ पे 2s 2p दिखाना चाहूँ तो यहाँ देखो, ये हो गया हमारे पास 2s, ये हो गया हमारे पास 2p। n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 का मतलब l की वैल्यू 0, 1, 2, इसका मतलब 3s, 3p और 3d। तो ये हो गया हमारे पास, देखो बना देते हैं हम। तो ये आ गया हमारे पास 3s, ये हो गया 3p, ये हो गया 3d। n इज इक्वल टू 4, 4 का मतलब l की वैल्यू 0, 1, 2, 3। इसका मतलब क्या मिलेगा, 4s मिलेगा, 4p मिलेगा, 4d मिलेगा, 4f मिलेगा। तो बना दो भैया, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p
और ये हो गया 4d। तो लिख देता हूं मैं 4s 4p 4d और 4f। तो ये स्ट्रक्चर होता है एक एटम का। इस तरीके से क्या होता है एटम बनता है। कैसे बनता है एटम? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर 1s, फिर 1 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f। इस तरीके से क्या होता है एटम पूरा बनता है। चलो अब आ जाओ न्यूमेरिकल पे। कुछ न्यूमेरिकल है, फटाफट करो। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। क्यों ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा? क्योंकि अभी मैंने आपको क्वांटम नंबर डिटेल से नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं इसको ज्यादा और डीपली नहीं पढ़ाऊंगा। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा। आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 4f। आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 4f। 4f देखते ही आपको पता चल गया एन की वैल्यू 4, f देखते ही पता चल गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l, l वैल्यू इज 3। ठीक है, देख लो। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3। इसका मतलब बेटा ये वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो। l इज इक्वल टू 3 के लिए m की वैल्यू कितनी होंगी? -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। यही तो वैल्यू होंगी। अगर इस वाले ऑप्शन में देखो m की वैल्यू +4 आ गई, ऐसा कैसे हो जाएगा बेटा? तो ये भी गलत हो गया। इस वाले ऑप्शन में देखो, इस वाले ऑप्शन में m की वैल्यू कितनी आ रही है? +1, +1 यहाँ पे है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका सही है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में m की वैल्यू कितनी है? -2 और -2 भी आ रही है आपकी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों ऑप्शन हमारे क्या है? सही है। हमारे लिए सी भी सही है, हमारे लिए डी भी सही है। ठीक है, इस तरीके से बेटा क्या आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन नीट में आ जाता है इस टाइप का। इस टाइप का क्वेश्चन आपको किस में मिल जाएगा? नीट में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिक चेक होगा। कैसे चेक होगा? आपको पता होना चाहिए एन की वैल्यू, एल की वैल्यू लेस देन एन, एम की वैल्यू प्लस एल से माइनस एल से प्लस एल के बीच में होगी इंक्लूडिंग 0। तो ये देखना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लो आज का। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to 3, spin quantum number -1/2 is। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to 3 और स्पिन क्वांटम नंबर n is equal to -1/2। तो बेटा देखो n की वैल्यू बेटा आपको कितनी गिवन है? 3 गिवन है। n की वैल्यू अगर हमें 3 गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें n की वैल्यू 3 गिवन है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 2n स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। कितना आ गया इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 18 में बेटा मैंने क्या बोला था? एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? एक इलेक्ट्रॉन +1/2 पे रहेगा, एक -1/2 पे रहेगा। अगर मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 इलेक्ट्रॉन में से 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे +1/2 पे और 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे -1/2 स्पिन पे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड द स्पिन क्वांटम नंबर -1/2। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9 इलेक्ट्रॉन। सो द 9 इलेक्ट्रॉन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया वो कि सर ये आपने कैसे कर दिया इतने शॉर्ट, इतना जल्दी से, हमें तो समझ में नहीं आता। तो इसको बेटा आप इस तरीके से देख लो। n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब m की वैल्यू देख लो बेटा। 0 के लिए m की वैल्यू, एक काम करो इस वाले पेज पे बता देता हूँ। यहाँ पे समझ लो इसको। n इज इक्वल टू 3 गिवन है, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, 1 और 2। m की वैल्यू देखो बेटा, 0 के लिए 0, l इज इक्वल टू 1 के लिए m की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 और +1। l इज इक्वल टू 2 के लिए m की वैल्यू कितनी होगी? -2, -1, 0, 1 और 2। 0 का मतलब बेटा ये हो गया एक ऑर्बिटल। m की वैल्यू, टोटल m की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पे m की टोटल वैल्यू कितनी है? 3। 3 वैल्यू कौन सी है? +1, -1 और 0। तो 3 ऑर्बिटल। m की जितनी वैल्यू होती है उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ पे m की हमें टोटल 5 वैल्यू मिल रही है, तो हम कितने ऑर्बिटल बनाएंगे अपने? 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब एक ऑर्बिटल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो ये मैंने 2 बना दिए।
तो ये मैंने हर एक ऑर्बिटर के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। अब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटर के अंदर फिलिंग कैसे कर रहा हूँ, ये सब हमारा बात का टॉपिक है। अभी आप सिर्फ ये देख लो, ये आ गए। एक ऑर्बिटर के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ भी देखो हर ऑर्बिटर के अंदर मैंने दो दो इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर क्वेश्चन में वो आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सबके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल आए बेटा, वो ऑर्बिटल कितने आए, 1 3 यहाँ से मिले और 5 यहाँ से मिले। तो टोटल ऑर्बिटल हमारे पास कितने हो गए, टोटल ऑर्बिटल्स हमारे पास हो गए हैं 9। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 18, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 9 ऑर्बिटल है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए बेटा, 18 हो गए। अब आपसे पूछ रहा है कि स्पिन आपको बताओ, स्पिन कैसी दे दी उसने, माइनस। तो माइनस स्पिन को मास्क कर दो। सपोज करो मैं इस वाले स्पिन को माइनस लेके चल रहा हूँ, मैं क्या हर लेक्चर में इसकी दिक्कत आ रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इस वाले स्पिन को माइनस लेके चल रहा हूँ। तो देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन कैसी है, माइनस, उनको मैंने क्या करा, उन सबको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया। जैसे इसको हाईलाइट करा, आप इसको काउंट कर लो। काउंट कैसे करोगे, जैसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हैविंग n इज इक्वल टू 3, या फिर ऐसे बोलेंगे टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैविंग n इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू -1/2। कितने इलेक्ट्रॉन हमें मिले, 9 इलेक्ट्रॉन्स हमको मिले। तो इसी के साथ आज हमने अपना कवर कर दिया क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, वो सुन लो कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, 3D स्टैंडिंग वेव की तरह मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाओगे, आप उसकी सिर्फ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जिस जगह पे मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटर। श्रोडिंगर ने क्या करा था, उस बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए एक वेव फंक्शन डिफाइन किया था, और जब इस वेव फंक्शन को उन्होंने सॉल्व किया तो 3 हमें सॉल्यूशन मिले। वही 3 सॉल्यूशन हमारे बन गए हैं क्वांटम नंबर, और साथ में बाद में एक और क्वांटम नंबर डिफाइन किया गया है थ्योरेटिकली। ठीक है, क्वांटम नंबर जिसमें हमने बोला है एन, एल, एम और एस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ क्वांटम नंबर एंड हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम उस यूनिट के अंदर। तो तब तक के लिए अब अगर मेरे पास कुछ स्पेस हो तो मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। आई थिंक मैंने कोई स्लाइड एक्स्ट्रा नहीं बनाई है, तो यही नोट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूं मैं श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर एच एटम। अब हम एच एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को पढ़ने वाले, ठीक है। और अगर हम अपने इस वाले पार्ट को देखें बेटा, कौन से वाले पार्ट को, यहाँ दिखा देता हूं मैं इस वाले पार्ट को। तो यहाँ देखो आप, आज हमने क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल अपना खत्म कर दिया, ठीक है। क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल हमने खत्म कर दिया बेटा। साथ में मैंने यहाँ देखो रेड कलर से बताया था, यूनिट के इंट्रोडक्शन में भी बोला था, ये 2 पॉइंट मैं आपको क्या बताऊंगा, इसके लिए मैं लगाऊंगा एक, लिख देता हूं मैं, सेपरेट प्लेलिस्ट। इसके लिए मैंने अपनी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अब नेक्स्ट क्लास का जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ एच एटम। तो दिस इज योर सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हमारे पास बचेगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ऑलमोस्ट अभी भी हमारे पास 3 लेक्चर का अभी है, 3 लेक्चर लगेंगे पूरा कवर कराने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो, मस्ती करो और बेटा मन लगा के पढ़ाई करो। यही टाइम है, अभी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा। तो आई विश कि आप अभी पढ़ो ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, अच्छी ब्रांच आपको मिले। उसके बाद फिर जो करना है वो करो भाई। हमेशा जिंदगी में पढ़ते थोड़ा रहोगे, कुछ और करने के लिए भगवान ने भेजा, फिर वो कुछ कर लेना। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर।
टेक केयर बच्चों।